हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द सेकंड लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैंने पहले वाले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था कि जो भी वेलोसिटीज हैं, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनके जो फॉर्मूले हैं, इनके आपस में बीच में रिलेशन जो है, और इनसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर क्या आते हैं, कंपैरिजन वाले आते हैं कि इस टाइम पे ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। मतलब टाइम नहीं, मतलब पहले कंडीशन ऐसी थी, फिर बाद में कंडीशन ऐसी हुई, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो सब हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में कर लिया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं जो आइडियल गैस के लॉज हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें अजम्पशन बताए थे कि क्या क्या अजम्पशन लिए गए हैं, वो अजम्पशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो वो समझ लेना अच्छे तरीके से, सिंपल थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस के लॉज। ओके, शुरू करते हैं। लास्ट देखो, ये पार्ट जो है वो तुमने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में। लेकिन फिजिक्स में भी हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना अगर तुम्हारे माइंड में सेट हो जाता है, then you are good to go for physics का क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा आइडियल गैस के लॉस, ठीक है। आइडियल गैस के लॉ में सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। वो क्या है? बॉयल्स लॉ है। ओके, अच्छा। अभी अगर तुम्हें ये आगे हम पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे लुसैक लॉ हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे। हर लॉ में जो तुम्हें खास बात ध्यान रखनी होती है वो ये ध्यान रखनी होती है कि किस लॉ में गैस की कौन सी क्वांटिटी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें किसको पकड़ना है कि हम गैस की कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये वाली बात को तुम्हें पकड़ना होता है। अच्छा, अब फिर उसके बाद उसे एक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। ये तरीका है अपना याद रखने का, ठीक है। अब लेकिन आपको पहले इक्वेशन बता देती हूँ, और वो इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है? पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। जहां पे हम जानते हैं कि पी क्या है? प्रेशर, ठीक है। और पी क्या है मेरा? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। और इसी तरह से आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज होती है। अब तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि ये इक्वेशन पहले आई थी या फिर ये लॉज पहले आए थे? ये लॉज पहले आए थे, ठीक है। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गे ल्यूसेक लॉ, ये सारे लॉ पहले आए थे। इनके अकॉर्डिंग देखकर, इन्हीं के अकॉर्डिंग देखकर ये इक्वेशन बनाई गई थी। अब तुम कहोगे कि जब दीदी लॉ पहले आए थे तो आपको पहले लॉ पढ़ाने चाहिए थे और आपको ये बताना चाहिए था कि किस तरह से लॉज से ये इक्वेशन आई है ना। हाँ, वो बात सही है, इसी तरह बताना चाहिए था। लेकिन क्या हमें साइंटिस्ट बनना है? नहीं, हमें ये बनना है, हमें ये देखना है कि कैसे हम ये लॉज याद रख पाएंगे। तो अगर हम ये जानते हैं कि भाई ये वाली इक्वेशन जो है वो ऑब्वियसली इन सभी लॉज का कंक्लूजन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये कंक्लूजन पहले पता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लॉज याद कर लेंगे, तो तुम देखो, ये जो मेरी इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखना तुम क्या करना है मुझे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो क्या है, पहली बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ में तुम्हें ये ध्यान रखना है, बॉयल वर्ड क्या है, कहता है बॉयल, ऐसे करे ना, बॉयल मतलब बॉयल करना। बॉयल करते हैं तो क्या चीज, किस चीज पे काम कर रहे होते हैं? अल्टीमेटली टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो मैं ट्रिक भी साथ के साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब तुमने इक्वेशन में देखा कि आर तो कांस्टेंट था ही, ठीक है। और जितने भी हम ये लॉ डिफाइन करेंगे वो उसमें सब में ये फिक्स रखेंगे कि जो मास है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसी नंबर ऑफ मोल्स फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि मास हम कांस्टेंट कर देंगे, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। चलो, अब तुम देखो, आ जाओ इधर। मैं अब क्या लिख रही हूँ? अब मैं जब डेफिनेशन लिखूंगी ना तो तुम्हें समझ आती जाएगी। अब मैंने इतनी सारी बात बता दी। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, given mass of gas, for a given mass of gas at constant temperature, क्या? At constant temperature, at constant temperature the pressure of gas is directly proportional, sorry, at the pressure of gas, pressure of gas is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। कैसे? कैसे, ठीक है, कैसे कैसे, ये वो ऐसे, क्योंकि तुम देखो अभी बैक में जाके देख लेते हैं। हमने इक्वेशन लिखी थी पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट ही था, उसके बाद इसको भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। बट मैंने तुम्हें क्या बोला है कि ये लॉज जो है बाद में आए, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो साइंटिस्ट ने भाई देखा कि भाई अगर मास कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये जो मैं लिख रही हूँ वो साइंटिस्ट ने जो अपने लॉज जब निकाले थे, उस उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये है, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको हम इक्वेशन को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे यूज करते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम देखते हैं, एक बारी ग्राफ और देख लेते हैं, ठीक है। कैसा ग्राफ? जैसे कि अगर मैं P और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, P और V के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो P और V कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि पीवी, इस वाली वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, पीवी लिया गया है, ठीक है, और इस एक्सिस पे या तो पी ले लिया, हो सकता है पीवी का ग्राफ बना दे पी के साथ, ठीक है, या फिर और हो सकता है वॉल्यूम ले ले, तो तुम्हारा ग्राफ कैसा जाएगा, तब भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये चीज कांस्टेंट होगी। ये चीज क्या शो कर रही है, ये देखो, इधर चाहे प्रेशर बढ़ाते जाओ, जैसे अगर मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रेशर है, ठीक है, तो अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन फिर भी पीवी की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा ना कि पीवी की वैल्यू बढ़ रही है, पीवी की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्रेशर चाहे बढ़ाते जाओ तब भी पीवी की एक ही वैल्यू फिक्स है हर जगह पर, ठीक है। वॉल्यूम में अगर रखोगे, क्यों फिक्स है भाई, पीवी जो है वो कांस्टेंट होता है ना, पीवी कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले तुम्हें देखना है कि पीवी का ग्राफ है पी के साथ या फिर वी के साथ, या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट इसमें बनते हैं। अब हमने इतना सा समझ लिया, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिर देखे तो सही कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक गैस है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है, in a cylinder has a volume of 4 liter and pressure इतना, ठीक। if a gas is first compressed at constant temperature, देखो आ गया constant temperature, तो क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स से टेम्परेचर कनेक्टेड है, बॉयल करते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता है, पर ऐसे मत सोचना टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये बता रही हूँ कि जब बॉयल कर, मतलब ये ट्रिक टाइप्स है ना, वो वाला, ठीक है। सो दैट द प्रेशर, अब देखो क्या लिखा है, if a gas is first compressed at constant temperature, गैस को कंप्रेस किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सो दैट द प्रेशर इज 150, तो एस्टिमेट चेंज इन वॉल्यूम बताना है तुम्हें, ठीक है। तो पहले प्रेशर क्या था 100, पहले प्रेशर क्या था 100, फिर बाद में प्रेशर क्या हो गया 150, ठीक है। तो अब तुम्हें नया प्रेशर, पहले वॉल्यूम क्या था 4 लीटर, अब बाद में वॉल्यूम पता करना है, तो सिंपल है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। P1 क्या है 100, V1 क्या है 4, ठीक है, एटीएम लीटर। अब देखो सॉरी नॉट एटीएम लीटर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों ही प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही है, यूनिट का ध्यान रखेंगे। मैंने पहले ही तुम्हें ये सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। मैंने एक लेक्चर में अपने कंप्लीट कवर कराया था कि सारी प्रेशर की और वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती हैं, जो मेरा फ्लूइड्स वाला चैप्टर है ना, फ्लूइड वाला जब चैप्टर मैंने कराया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसको देखना, मैंने उसमें सारी प्रॉपरली इसकी प्रेशर की और वॉल्यूम की सारी यूनिट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वो सब लिखाई हैं, और उनमें रिलेशन भी लिखा है, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम लिख लिया, बाद का प्रेशर क्या है 150, 150 वॉल्यूम पता करना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 40/15, 5 से कट कर दूं तो 8/3, 8/3 ये आ गया है ना, तो इसको मैं लीटर्स में ही लिख सकती हूँ, लीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम भी पहले भी लीटर में दिया हुआ था, ऐसे करके लीटर बना देते हैं। तो V1 क्या था मेरे पास 4 लीटर, V2 क्या आया है मेरे पास 8/3 लीटर, ठीक है।
तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा, तो मैं कर देती 4 माइनस 8/3। अब तुम देखो कि प्रेशर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है, पहले 100 था फिर 150 कर दिया, प्रेशर बढ़ाया है, और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो पहले वॉल्यूम 4 था, अब 8/3 कम आएगा, ठीक है, तो 4 माइनस 8/3, 12 माइनस 8/3, 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 4/3, ठीक है, तो 4/3 इज द चेंज इन वॉल्यूम, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल वैल्यू पूछी हो तो फ्रैक्शन में कर लो, इसका डिवाइड कर लो, और क्या 3 का, ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि कोई वेसल होगा ये, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, V वॉल्यूम है, ठीक, और उसमें जो प्रेशर है, यहाँ पे पहले प्रेशर P था, पहले मान लो P1 जो था प्रेशर P था, फिर P2 जो हो गया वो क्या हो गया, P/3, क्यों, देखो लिखा है ना कि प्रेशर जो है वो किसी गैस का जिसका मास कुछ दिया हुआ है, जो कि किसी वेसल में है, जिस वेसल का वॉल्यूम V है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो प्रेशर जो है इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो प्रेशर जो है वो इनिशियल वैल्यू की 1/3 हो जाती है, रिड्यूस्ड ऑफ इट है, रिड्यूस टू का मतलब है रिड्यूस होके उस पोजीशन तक पहुंच जा रही है, किस पोजीशन तक, 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, अगर ये लिखा हो तो रिड्यूस्ड बाई, तो इसका मतलब जो इनिशियल वैल्यू है P माइनस P/3 करते तो फिर हमारे पास 2P/3 आ जाता, ये हमारे पास P2 बनता, कब होता, जब रिड्यूस्ड बाई लिखा होता, ठीक है, कब होता ये, जब रिड्यूस्ड बाई लिखा होता, ये वाली हम कब करते हैं, जब रिड्यूस्ड बाई 1/3 ऐसा करके लिखा होता, ठीक है, लेकिन लिखा क्या है, रिड्यूस टू, तो रिड्यूस टू लिखा है तो हमारा P1 P2 मैंने तुम्हें बता दिया। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, तो सेम वही चीज है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगाएंगे, ठीक है, तो ये P और ये V1 इससे रहने दो, ये P/3 और ये V2, तो V2 निकालते हैं पहले V1 के टर्म्स में, ठीक है, तो P से P कैंसिल हो गया, 3V1 आ गया, ठीक है, V2 क्या आ गया, 3V1, लेकिन मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम ये चाहिए मुझे, तो ये चीज कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3V1 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, यानी कि 2V1 V1 इंटू 100, ओके, सो इट्स 200%, तो कितने का चेंज आया, 200% का चेंज आया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ जो है वो मेरा वो क्या है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कैसे याद रखेंगे, मैंने क्या कहा था, पहली बात मैंने कहा था कि हर लॉ में कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट रहनी है, ठीक है, कोई एक चीज कांस्टेंट रहनी है, तो क्या चीज इसमें कांस्टेंट रहेगी, कैसे याद रखोगे, तुम लोगों ने थोड़ी बहुत तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत अपनी 9th 10th तक तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें तुमने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता था कि पुराने पुराने जमाने के, मतलब जो ब्रिटिश का राज था उसमें जो लोगों के नाम होते थे उसमें ऐसे होता था, चार्ल्स, डार्विन नहीं, चार्ल्स डार्विन याद आ रहा है मुझे, तो चार्ल्स चार्ल्स लिख होता था नाम में, है ना, तो वो बहुत बड़े बड़े से राजा से होते थे, और जो भी होते थे, मेरी भी जीके बहुत बेकार है, हिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो मुझे बस इतना पता है कि पुराने जमाने में जो ब्रिटिश का शासन था हमारे देश पर, जब, तब उनमें बहुत सारे लोगों का नाम चार्ल्स होता था, और जो वो बहुत सारा राज करते थे, तो राज करते थे वो प्रेशर बना के रखते थे, तो चार्ल्स से तुम कनेक्ट कर सकते हो प्रेशर को, और इसका मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ओके, पहली लाइन तो सही नहीं रहेगी, एट, सॉरी नॉट एट, क्या लिखेंगे पहले, फॉर अ गिवन मास ऑफ, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, मतलब एक गिवन मास ऑफ गैस के बारे में, फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, अब तुम इक्वेशन इमेजिन करो जल्दी से, इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो सकता है, अब तुम एक बात बताओ, मैंने n और r तो पहले ही कांस्टेंट थे, P अब कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है,
तो ये तो वो है, मैं तुम्हें अंदर की बात बता रही हूँ, ये अंदर की साइड की बातें, ये तुम्हें किसी को दिखानी नहीं है, तुम्हें बस अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब समझ गए आगे मैं क्या लिखने वाली हूँ। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to, is directly proportional to temperature of the gas, ठीक है, temperature of the gas, ओके। तो हम कैसे लिख लेंगे कि V is directly proportional to T। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन बाद में आई है इन लॉज के कंक्लूजन के बाद, ठीक है। इन्होंने ये चार्ल्स वगैरह बॉयस, ये जो साइंटिस्ट थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने कांस्टेंट कर दिया मास, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, फिर इनमें रिलेशन देखा। तो मेहनत इन्होंने की थी, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो V अपॉन T जो है ये चीज कांस्टेंट हो जाती है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, ठीक। इस तरह से हम इक्वेशन यूज करेंगे। अच्छा हम तो चलो ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर मैं v और t के बीच में ग्राफ बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी बताओ, बिल्कुल कई बच्चों के माइंड में आ गया होगा, यस, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली स्ट्रेट लाइन से बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने कहा कि ऐसा ग्राफ बनाऊं, मैंने ग्राफ बनाया v अपॉन टी का, बनाया t के साथ v अपॉन टी का, तो कैसा ग्राफ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, स्ट्रेट लाइन जाएगा, बट ये ओरिजिन से वाला नहीं। इस तरह से मान लेते कि ये वाली कोई वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो v अपॉन टी की फिक्स वैल्यू है, तुम चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते जाओ हर जगह पर एक ही वैल्यू दिखाई देगी, टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते जाओ हर जगह बस दिखे तू कितनी, एक ही वैल्यू जो कि v अपॉन टी की, क्यों v अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। तो यही v अपॉन टी का ग्राफ चाहे t के साथ बनाए या फिर v के साथ बनाए यही बनेगा, ठीक है, ओके। अब ये तो तुम्हारी समझ में आ चुका है, देन आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो मैंने कहा कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये चीज कम यूज होती है जो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस में भी कम यूज होती है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है क्योंकि पॉसिबिलिटी पता नहीं ना हमें कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस इज वी नॉट, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट है एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस इज वीटी, वीटी है, ठीक है। तो फिर इन दोनों देन क्या रिलेशन होगा, तो वीटी विल बी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा टी, ये रिलेशन रहेगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टी 0 डिग्री के साथ ये रिलेशन है, 0 डिग्री पर इतना वॉल्यूम है, टी डिग्री पर कितना है, तो इसके साथ के केस में तुम कैसे करोगे, इसी रिलेशन से यूज करोगे। और मैंने तुम्हें बताया कि इस पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन जो है वो कम ही आते हैं, इतने ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है हेयर, अल्फा इज, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कोफिशिएंट, ठीक है, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये अल्फा जो होता है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है फॉर ऑल गैस, फॉर ऑल गैसेस। यहां से क्या सीखा तुमने कि इसकी वैल्यू सभी गैसेस के लिए सेम होती है, तो बदलती नहीं है, ठीक है, सभी गैसेस के लिए सेम होती है। तो कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी का भी आ जाए या कुछ भी तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1/273 सॉरी T/273, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, हो गई बस। तो इस तरह से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि एयर इज फिल्ड इन अ कंटेनर एट 333 केल्विन, ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच इट शुड बी हीटेड
so that 1/3 of the air may escape out of the vessel. अब देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ये कोई एक वेसल है, ठीक है, इस वेसल का मान लेते हैं कि वॉल्यूम है V और टेम्परेचर इसका दे रखा है 333 केल्विन, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना और हम बढ़ाएं कि इस पूरे वॉल्यूम का 1/3 पार्ट जो है वो बाहर चला जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे इस गैस का जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, हीट दे के ही तो बढ़ाऊंगी, कॉमन सेंस से समझना, हीट दे के ही तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स पहले अगर इस तरह से पास पास थे, अगर ऐसे करके पास पास होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसे करके तो होगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन जो इतना पार्ट होगा उसका वॉल्यूम तो अभी भी V ही रहेगा, और ये जो एक्स्ट्रा जो था वो 1/3 बाहर निकल गया, 1V/3 ये बाहर निकल गया। तो फाइनल वॉल्यूम में क्या कहूंगी, फाइनल वॉल्यूम मतलब पहले टेम्परेचर ये T1 था, ये T1 हो गया 333 केल्विन। T2 वही पूछ रहा है क्वेश्चन, T2 बताओ। अच्छा V1 क्या बोलोगे, तो V1 तो ये V हो गया। V2 क्या कहोगे, V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V माइनस V/3। ये V/3 तो बाहर निकल गया तो फिर माइनस कर दें, क्यों माइनस कर दें भाई, V प्लस V/3, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा कि V प्लस V/3। समझ पा रहे हो मेरी बात को, वो वॉल्यूम भले ही गैस का वॉल्यूम बाहर चला गया है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमने जब T1 जो है मेरा वो क्या हो गया 333 केल्विन, T2 मुझे फाइंड करना है, ठीक है, V1 में अपना V रखूंगी और V2 मेरा क्या हो जाएगा V प्लस V/3। समझ रहे हो बात को, कि वो भले ही वो वॉल्यूम जो है गैस का वो बाहर चला गया है, लेकिन ये वाला तो वॉल्यूम था ही, उसके बाद एडिशनल वॉल्यूम था जो गैस का जो बाहर निकल गया है, वो कब आया है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आया है वो वॉल्यूम, तो इसलिए वो V2 में ही इंक्लूड होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4V/3, ठीक है। चलो भाई तुम बहुत होशियार बच्चे हो, समझ गए सारी बात। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 करके हम यूज कर लेंगे। V1 क्या है V, और V1/V2 करके भी यूज कर सकते हैं, V1/V2 इक्वल टू T1/T2, ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, ये वाला सामान उठा के इधर रख लेते हैं और ये इधर, ऐसे, ठीक है। चलो V1 क्या है मेरा V, V2 क्या है 4V/3 इज इक्वल टू T1 क्या है 333 केल्विन, और ये टेम्परेचर T2, ठीक है। ये कट जाएगा तो 3/4 इक्वल टू 333/T2 आ जाएगा, ठीक है भाई। T2 नाम तो नहीं है तुम लोगों में से किसी का, जनरली नाम होता है, ठीक है, 333/3, तो ये क्या आ जाएगा T2 इक्वल टू 4 × 111, यानी कि T2 इक्वल टू 444 केल्विन, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। टेढ़े टेढ़े लाइन लिखती हूँ मैं, सारे लेटर्स सारी लाइंस मेरी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी हो जाती हैं, पर तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम समझ लेते हो मेरे वर्ड्स, है ना। बहुत तारीफें सुनने को मिल रही है, मजा आ रहा होगा तुम्हें। चलो ठीक है, 32 क्या हो गया 444, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, और जो मेरा तीसरा लॉ है, दो कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो तीसरा लॉ क्या है, गे ल्यूसैक लॉ, गे ल्यूसैक लॉ, ठीक है। इस लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, अब तुम कहोगे कि देखो भाई मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना, मतलब ये मैं ऐसे याद रख लेती हूँ कि चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट है, और देखो एन और आर तो कांस्टेंट है ही। एन क्यों कांस्टेंट है, कि हम सब में क्या लिख रहे हैं, एक ही बात लिख रहे हैं कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, ये वाली चीज तो हम कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब ए तो कांस्टेंट, एन तो कांस्टेंट हो ही गया सब में। आर क्या है, आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर मैंने वॉइस लॉ में कांस्टेंट कर दिया था, प्रेशर मैंने चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट कर दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा, वॉल्यूम। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द pressure of gas pressure of gas is directly proportional to the
टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, देखो फिर से लाइन टेढ़ी हो गई ना, ऊपर देखने के बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया है। इस टी की वो तो ऊपर ही रह गई, टी की टोपी ऊपर ही रह गई। चलो ठीक है, इतना ही सीधा हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये समझ गए, ठीक है भाई। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कितना तो सस्ता सा काम कर रहे हैं हम, कुछ भी है नहीं है इसमें, है ना। चलो अब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, या फिर P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसी ही बात करूं, ग्राफ बनाऊंगी जैसे मैंने पहले दो ग्राफ बनाए थे तुम्हारे लिए, जैसे एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, और एक P अपॉन टी का टेम्परेचर के साथ या फिर प्रेशर के साथ, किसी के भी साथ आ सकता है। अगर प्रेशर टेम्परेचर का है तो स्ट्रेट लाइन रहेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन रहेगी जो कि ये बता रहा है कि P अपॉन टी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बात बताई थी, सेम ये वाली चीज, ये वाला जो मैटर हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस वी नॉट है, ऐसे ही यहाँ पे हम प्रेशर के लिए भी देखते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इफ प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, टी नॉट है। ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस क्या है, पीटी है। तो क्या होगा, पीटी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट 1 प्लस बीटा टी। व्हाट इज बीटा, बीटा क्या है, जैसे वो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस था, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा क्या है, प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ गैस, कोफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1/273 पर डिग्री सेल्सियस ही रहती है, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम इसी तरह से अपनी इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। तो दिस इज ऑल्सो द पैटर्न, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज, प्रेशर ऑफ अ गैस filled in a closed container increases by 1%। प्रेशर कितने से बढ़ाया गया है, 1% से। when the temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो प्रेशर में 1% का चेंज आता है। तो इनिशियल टेम्परेचर बताना है। अब अगर तुमने मेरा एरर वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने तुम्हें एक बार वहां पे बोला था कि जब भी किसी में भी चेंज लेस देन इक्वल्स टू 6% आ रहा है, तब तुम ये एरर वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया करो, ये बोला था मैंने। अब यहाँ तो 1% है तो आराम से लगा सकते हैं। तो जैसे हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, 1% जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा पी बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 1/100 रख दूंगी। डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी क्या है, चेंज T2 माइनस T1, जो कि कितना है, 1 लिखा है ना। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री, तो कितना आएगा, ओनली 1। ठीक है, टी क्या है, ये ओरिजिनल इनिशियल टेम्परेचर है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, T इज इक्वल टू 100 केल्विन, सिंपल। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। ओके, तो ये मैंने तुम्हें सारे क्या पढ़ा दिए, लॉज पढ़ा दिए, गैस के लॉ। अब ये तो कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ और भी है, कुछ और लॉज जो कि अलग है, ये गैसेस लॉज में नहीं इंक्लूड होते हैं। क्या है, एक लॉ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या है, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ जो है वो क्या कहता है, पहले एक फिगर से समझो। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, ये बंद वेसल, इसके अंदर ना कई सारी गैसेस हैं, जैसे एक दो, ये
ये एक कोई गैस है, इसका प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इसका क्या है, वेपर प्रेशर P1। उसके बाद ये कोई गैस है, येलो कलर से दिखाया है मैंने इसके मॉलिक्यूल्स, इसको मैं P2 मार्क कर देती हूँ। ये है मैं जिसको ब्लू कलर से शो कर रही हूँ, इसके प्रेशर को मैं P3 से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, इतना ही काफी है, ज्यादा भर नहीं रहे हमसे। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर किसी भी वेसल के अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस होती हैं, नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस का मतलब जो आपस में रिएक्ट ना कर सकें। जैसे अगर तुमने इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रख दी, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, तो फिर वो तो रिएक्टिंग हो गई ना। हमें ऐसी गैस रखनी पड़ेगी जो रिएक्ट ना करे। जैसे कि अगर तुमने हाइड्रोजन रख दी गैस और हीलियम रख दी, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम तो नोबेल गैस है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से हमें इस तरह की गैसेस रखनी है जो आपस में रिएक्ट ना करें, है ना। तो जो गैसेस आपस में इंटरेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, उन गैसेस को अगर तुमने एक कंटेनर के अंदर रख रखा है, तो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, अगर इंडिविजुअल गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं उन सबका मैं सम कर दूं, तो वही क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर पी टोटल क्या कहलाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। मैंने इसमें 3 ली है, 4 गैसेस होती तो 4 P4 भी हो जाता, जितना होगा उतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, इतना सा ही कहता है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ईच, 1 मोल सबका कितना कितना लिया है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और नाइट्रोजन गैस है, आर मिक्सड इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ 10 लीटर वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मुझे इस मिक्सचर का प्रेशर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाल्टन का लॉ था वो क्या था, P टोटल जो था वो इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। यहाँ पे भी 3 ही गैसेस ली गई हैं, तो मैं P3 तक लिख ले रही हूँ। ठीक है, अगर तुम देखो PV इक्वल्स टू NRT जो इक्वेशन थी, उसके हिसाब से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन V, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं PT इज इक्वल्स टू N1 RT1 अपॉन V1 प्लस N2 RT2 अपॉन V2 प्लस N3 RT3 अपॉन V3। ठीक है, अब देखो 1 मोल ईच लिखा है, शुरू में ही लिखा है 1 मोल ईच, तो इसका मतलब क्या है, सबका 1 1 वॉल्यूम है। देखो मैं सबकी N की जगह पे 1 1 रख दिया। ठीक है, R, R तो सभी में ही है, तो R भी सबकी रख दिया। टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या दे रखा है, सभी सभी गैसेस जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो 27 डिग्री सेल्सियस तो रखेंगे नहीं, है ना, सेल्सियस में तो रखेंगे नहीं, समझ रहे हो ना, किस में रखेंगे हम, केल्विन में। तो 27 में 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। अगेन ये भी 300 केल्विन, ये भी 300 केल्विन। ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 रख सकते हैं, अभी आगे रख लेंगे। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का क्या दे रखा है, 10 लीटर दे रखा है, तो 10 लीटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑल। तो 10 लीटर है, 10 लीटर, लीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होती है, तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होती है, मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मैं मीटर क्यूब में इसे कन्वर्ट कर लूंगी, 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें कर लिया। तो अब तुम देख सकते हो ये अल्टीमेटली सारा कुछ सेम आ रहा है, तो मैं इस तरह देख सकती हूँ, 3 इंटू आर की वैल्यू लगा दो 3.8.314 फ्री 300 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या आएगा देखो जल्दी से, 9 इंटू 8.314 अपॉन, यहाँ पे क्या है 10⁻² ऊपर है और नीचे 10⁻² है ना, एक इसकी वजह से 10⁻² हो गया, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा, ये 10⁻², ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴। तो बस तुम्हें इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्रेशर किस में आएगा, प्रेशर हमारा आएगा एसआई यूनिट में आएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ हीलियम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 20 लीटर इफ द फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन, तो प्रेशर बताओ। कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हो गई ना, ऐसे अगर देखोगे तो क्वेश्चन टफ लगेगा। जो जो चीजें दी हैं उनको निकाल के रखते जाओ, हम बारी बारी से लिखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन मिक्स करिए हीलियम के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस है, H2 के फॉर्म में होती है, इसको मिक्स किया है हीलियम के साथ। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, क्या दिया है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी कि इसका मास दे रखा है। क्या दे रखा है, मास 4 ग्राम। हीलियम के बारे में क्या दिया, मिक्स विद द 11.2 लीटर ऑफ हीलियम, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया है कितना 11.2 लीटर। ठीक है, ओके, घबराना नहीं है। इन दोनों को मिक्स कर दिया है एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 20 लीटर, तो यानी कि मिक्स करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है दोनों का वो 20 लीटर, दोनों का ही वॉल्यूम 20 लीटर होगा वो। ठीक है, दोनों का 20 लीटर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर 300 केल्विन। अभी अभी तुमने देखा ना, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, ऊपर जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसमें जो हमें कंटेनर का वॉल्यूम था वही सबका वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, वही वॉल्यूम सबका था, जो एक टेम्परेचर था वही टेम्परेचर हमने सबके लिए रखा। ठीक है, तो ये बस सभी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही दोनों गैसेस का वॉल्यूम होगा, कंटेनर का जो टेम्परेचर है वही दोनों गैसेस का टेम्परेचर रहेगा। इतनी बात हो गई। तो फिर आखिर ये मास और ये वॉल्यूम क्यों दिए हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, वो मोल्स निकालने के लिए दिए हैं, क्योंकि देखो मिक्सिंग का केस है, तो इसका मतलब डाल्टन्स लॉ तो लगना है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ लगना है, और अगर डाल्टन लॉ लगना है तो फिर वही P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 नहीं करोगे, और P1 प्लस P2 करोगे तो फिर कैसे लिखाओगे N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है, तो इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इसके मोल्स निकालेंगे तो मास दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मोल्स निकालने के लिए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट क्या है 4, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 मोल्स आ गए इसके मोल्स निकालेंगे। भाई हमें क्या दिया है उसका मोल्स निकालने के लिए, हमारे पास है क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया होता है, तो मोल कैसे निकालते हैं V अपॉन मतलब गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, और गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम है 11.2। ठीक है, तो 1/2 वॉल्यूम मोल्स आ गए इसके। ठीक है, तो अब चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा P1 प्लस P2 है ना, इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V। ठीक है, तो R क्या रखेंगे भाई 8.314 इंटू T क्या रखेंगे 300 केल्विन अपॉन V क्या है 20 लीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 20 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, इंटू N1 प्लस N2 यानी कि 2 प्लस 1/2। समझ रहे हो मैंने क्या कर दिया, ये आर टी बाई वी जो है ना कॉमन ले लिया और फिर N1 प्लस N2 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो P विल बी इक्वल्स टू, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये अगेन प्लस का हो जाएगा, तो 8.314 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, क्या है 3.12 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, प्रेशर है तो हम किस में लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, तो अब हम इसको बेसिकली इसी तरह से पढ़ लेते हैं आराम से जल्दी जल्दी, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी।
तो यानी कि जो गैस की, ये तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सारे के सारे ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो रेट का रिलेशन जो डेंसिटी के साथ होगा वही मास के साथ होगा, मास के साथ भी सेम रिलेशन है, और वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये क्या है, मास वाला रिलेशन है और ये वॉल्यूम वाला रिलेशन है। ठीक है, तो समझ गए इतनी बात। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आता है क्वेश्चन तो रिलेशन पे बेस्ड ही आएगा हमेशा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टॉपिक, जो भी आगे में जो भी कराने वाली हूँ वो सारा का सारा क्या है, जो कि तुम्हारे की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट है पहला कि ऑल द रियल गैसेस का बिहेवियर क्या होता है। हम अभी तक आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे, तो रियल गैस का बिहेवियर क्या होता है। रियल गैस का होता है कि ऑल द एग्जिस्टिंग गैसेस, जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, पहली बात वो सभी क्या है, रियल गैसेस। आइडियल गैस जो है वो हाइपोथेटिकल है। जैसे मैंने तुम्हें आइडियल गैस वाले पार्ट में ही बताया था कि होता है ना कि एक आइडियल स्टूडेंट जैसी इमेजिनेशन, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी पर्सन आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे बन पाए, आइडियल बन पाए। ठीक है, उसी तरीके से है कि रियल गैसेस होती हैं सारी, लेकिन आइडियल गैस जो का कॉन्सेप्ट जो है वो हाइपोथेटिकल। ओके, नेक्स्ट क्या है, रियल गैसेस जो है वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह। रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ये फिर से टेक्निक इशू हो रहा है, एक मिनट। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर जो रियल गैसेस होती हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रही होती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, ये तो डब्बा बन गया, डब्बा नहीं बनाना था मुझे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये चीज जो है इस पर कई बार पीवाईक्यू आया है, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये कई बार इस स्टेटमेंट से पीवाईक्यू बने हैं। केमिस्ट्री में बन जाता है या फिजिक्स में बन जाएगा, किसी में बन जाएगा, पर ये स्टेटमेंट ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात ये आती है कि अब जैसे हमने अपनी रियल गैसेस देख ली, रियल गैसेस ज्यादातर सारी रियल गैसेस है। ठीक है, हमने आइडियल गैस वाले अजम्पशन पढ़े थे, तो तुमने अगर आइडियल गैसेस के अजम्पशन जो पढ़े थे वो पढ़ लिए, याद है तुम्हें। अब मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये सारे अजम्पशन है, ये माने गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस जैसी क्यों नहीं है, रियल गैसेस आइडियल गैस जैसी क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्या है कंडीशन है जिनकी वजह से रियल गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल गैस से। तो वो क्या है कि कुछ बिकॉज सम अजम्पशन, जो अजम्पशन लिए गए थे, कुछ अजम्पशन जो लिए गए हैं आइडियल गैस की इक्वेशन, आइडियल गैस के जो अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, वो गलत है। क्या है वो अजम्पशन जो गलत है, पहला अजम्पशन है कि आइडियल गैस के लिए हम कहते हैं कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। ठीक है, हम ये बात करते हैं आइडियल गैसेस के केस में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जीरो है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर ऐसा कभी भी किसी गैस के साथ सच में नहीं होता है। इसीलिए ये अजम्पशन जीरो गलत है। क्यों, क्योंकि एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाँ, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो फिर तो ये वाला अजम्पशन क्या हो गया, बेकार हो गया। तो सभी टेम्परेचर प्रेशर पे ऐसा हो ही नहीं पाता है। दूसरा अजम्पशन क्या था कि भाई आइडियल गैस में हम कहते थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, मतलब जैसे ये पूरा वेसल है, इसमें गैस का पूरी गैस भरी है, और इसमें अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अगर गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम Vm है, और इस ये गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है Vm, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फुल गैस। ठीक है, पूरी गैस। तो ये कहता था कि भाई ये Vm जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू V। ठीक है, तो जब बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता,
क्या? वही चीज कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर Vm जो है यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो भी कंसिडरेबल होता है। ठीक है, इसी वजह से फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अब तो मुझे जो रियल लोग हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी, सिर्फ आइडियल आइडियल के बारे में बात करके नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मैं वंडरवल इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, अब तुम ज्यादा आइडियल ना बनो, अब तो रियल वाली बातें भी करो। तो भाई जब आपने देख लिया पीवी इक्वल टू एनआरटी इज द इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो इक्वेशन अब उस ये क्या है, ये है रियल गैस इक्वेशन। ये क्या है? रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन, ये अगेन ये चीज क्या है, यहां पर हमारा ए और ये बी, ए और बी ये दोनों क्या है, ये हमारे हैं वंडरवल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कांस्टेंट। ठीक है, इन पे बेस्ड खूब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो थ्योरेटिकल वाला ज्यादा आते हैं। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी क्या क्या बातें याद रखनी है तुम्हें इनसे रिलेटेड, कि तुम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को एक बार में हिट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ए और बी क्या है, ये हमारे वंडरवल कांस्टेंट है। बाकी तुम जानते हो पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। जिसको नहीं पता है वो लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अगर ए और बी जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी जो है वो जीरो हो जाए, तो यही वंडरवल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है कि नहीं? अब तुम देखो इसमें जीरो रख दोगे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, ये वाला सारा पार्ट, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको हटा दो। ऐसे ही तुम जब यहाँ जीरो रख दोगे, बी की जगह पे जीरो रखोगे, तो ये वाला भी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, यही बचेगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई वंडरवल कांस्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी वो समझते हैं। पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, लार्जर द मॉलिक्यूल, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी बी की। ठीक है, बी की। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि दो वजह हैं, दो रीजंस हैं जिसकी वजह से रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करती हैं। तो एक तो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात पढ़ी थी, दूसरी हमने वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल पढ़ा था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन, ये दो बातें थी, इन्हीं दो बातों को कवर अप किया गया है। क्या? पहली देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा बी की वैल्यू होगी। तो मैं ये कई बार क्वेश्चन जो होंगे केमिस्ट्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसी तरह से जैसे H2 गैस है, H2 गैस जो है वो डाइएटॉमिक गैस है। अगर तुम देखो तो H2 गैस इज द डाइएटॉमिक गैस, और हीलियम गैस जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है। तो इसी वजह से क्या है कि H2 गैस के लिए हमारी बी की वैल्यू क्या होती है, वो ज्यादा रहती है, और हीलियम गैस के लिए बी की वैल्यू जो है वो कम रहती है। ठीक है, मैं जो बोल जिस तरह से लिख रही हूँ थोड़ा सा देर में जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा तुम्हें आराम से। मैं ये कह रही हूँ कि अगर गैस के मॉलिक्यूल का जितनी ज्यादा उस गैस के लिए बी की वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा उस गैस का मॉलिक्यूल बड़ा होगा। या फिर हम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उतना ही उस गैस के लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो एक डाइएटॉमिक गैस है, और हीलियम गैस जो है वो एक मोनोएटॉमिक गैस है। इसीलिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो बी की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए बड़ी होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, तो इसका मतलब बी जो है, बी जो स्मॉल बी जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम वाली बात से रिलेट कर रहा है। जो ए है, हमने दो कांस्टेंट पढ़े ना, एक ए और एक बी। दूसरा पॉइंट पे ध्यान दो, ए पॉइंट जो है वो मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। किसको मेजर करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ए से हमें पता चलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वैल्यू ऑफ ए अगर बढ़ती है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस ए ज्यादा है, जैसे एक गैस है उसके लिए दो गैसेस हैं हमारे पास, तो जिस गैस के लिए वैल्यू ऑफ ए ज्यादा रहेगी, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस बात को? जैसे कि मैं तुम्हें इस बात को यहीं पे लिख के बताती हूँ। एक्चुअली लैग कर रहा है स्क्रीन शेयरिंग, है ना, इस वजह से मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखो, जैसे सपोज करो कि गैस
ए है, ठीक है, गैस ए है, इसके लिए जो ए की वैल्यू है, अब ये रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ इतनी देर में, हाँ अब चलो ठीक है ना। सपोज करो कि A1 है इसके लिए वैल्यू, ठीक है, और गैस बी है उसके लिए A2 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए, अब मैंने कहा कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, इतना डेटा तुम्हें दे रखा है, A1 जो है वो A2 से बड़ा है। तो इसका मतलब इससे तुम क्या समझोगे, इससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो गैस ए है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है और गैस बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कम अट्रैक्शन है। अब जिसके बीच में आप अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, अगर सपोज करो कि दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम ऐसा है जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन ए के बच्चे ऐसे हैं जो आपस में बहुत अच्छे से दोस्ती के साथ रहते हैं, ठीक है, और सेक्शन बी के बच्चे ऐसे हैं जो आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं, ठीक है। तो अब तुम एक बात बताओ, ऐसी कौन सा सेक्शन है जो कि कम और छोटी जगह पे रह लेगा। अगर मैं बाई चांस किसी वजह से मुझे एक बहुत छोटा क्लासरूम या फिर बहुत छोटी सी जगह हो, वहां पे मैं पूरे सेक्शन के बच्चों को भरूं, तो कौन से सेक्शन के बच्चे आराम से रह लेंगे, कौन से रह लेंगे, ऑब्वियसली सेक्शन ए वाले बच्चे रह लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके आपस में बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन अलग वाला मत समझना, ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब उनका ये है कि आपस में बॉन्डिंग उनकी अच्छी है वहां पे ये समझना, लेकिन यहाँ पे तो अट्रैक्शन ही है। तो वही चीज मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विफेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, उस गैस का लिक्विफेक्शन बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा। गैस का लिक्विफेक्शन हम कैसे करते हैं, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल से इधर उधर भागते रहते हैं, हम क्या करते हैं, प्रेशर अगर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विफाई होने लगती है गैस, समझ रहे हो तुम। हमारे पास गैस होती है, लिक्विड फेज होता है और सॉलिड फेज होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है, सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास है, लिक्विड फेज में पास है पर थोड़े थोड़े दूर है, और गैसेस फेज में बहुत ज्यादा दूर है। गैस से लिक्विड में आना है तो यानी कि मॉलिक्यूल्स को तुम पास पास ले आओ तो वो लिक्विड में आ जाओगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि देखो मेरी स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। तो अगर तुम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आओगे तो लिक्विड वाली फेज में आ जाओगे, लिक्विड वाली फेज में आ गए तो लिक्विफिकेशन करना हो गया, ठीक है। तो अब पास में लाना कब आसान होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन आसानी से जल्दी हो जाएगा। यही अगर ए की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो फिर और ज्यादा दिक्कत होगी, लिक्विफेक्शन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं इनके लिए ए की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यहाँ लिख देती हूँ, ए की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए क्या होता है, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, इसीलिए ये जो गैसेस हैं लिक्विफाई नहीं हो पाती हैं, ठीक है, लिक्विफाई नहीं हो पाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ए के बारे में हमने सारा समझ लिया, ए जो है वो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा तो हम गैस को लिक्विफाई आसानी से कर पाएंगे। तो कई बार अगर तुमसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे रिलेशन में आएगा कि इस गैस के लिए ए की वैल्यू इतनी है, इस गैस के लिए गैस ए की वैल्यू इतनी है, कौन सी गैस को हम आसानी से लिक्विफाई कर पाएंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए जिसका ए ज्यादा होगा उसका लिक्विफेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी जो है इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोवॉल्यूम, ठीक है, कोवॉल्यूम यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, एंड बी इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गैस, वन स्मॉल स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। वीएम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल गैसियस मॉलिक्यूल। तो एक गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 गुना जो है वो क्या होता है, बी, और उसे क्या कहते हैं, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। तो यानी कि बी जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम को सिग्निफाई करता है, ए जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है, कि यही दो प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से रियल गैस आइडियल गैस वाला बिहेवियर फॉलो नहीं कर पा रही थी एट सभी टेम्परेचर और प्रेशर। फिर उसके बाद बात आती है कि ए और बी क्या है, ए और बी की सॉरी यूनिट्स क्या है। तो ए की यूनिट्स तुम्हें हमेशा याद रखनी है एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल, और बी की वैल्यू याद रखनी है लीटर पर मोल, ठीक है। तो यही चीजें तुम्हें बस ध्यान रखनी है। दैट्स इट फॉर द लेक्चर काइनेटिक थ्योरी वाला। थोड़े क्वेश्चंस तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे तुम्हें खुद से, है ना, तो अपने उसमें जाके देखना एक बार, अपनी बुक में जो भी मॉड्यूल या बुक फॉलो करते हो उसमें से जाके केडीटी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना और पीवाईक्यूज कर लेना।
ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। तुम लोगों को पता है कि मैं भी खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस थर्ड ईयर में हूँ। मेरे भी एग्जाम्स होते हैं और मुझे तो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें भी पढ़नी होती हैं। तो अभी मेरे प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हुए थे, तो एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी पैरी पूरी। बाकी तो देखते हैं तुम लोग, जो भी दिक्कत होती है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, है ना, इससे ज़्यादा मैं अभी और कुछ कह नहीं सकती हूँ। और बाकी आगे मैं लेक्चर्स जो है अभी वो कंटिन्यू डालूंगी, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।